फ्रेंड्स, मैं सुभाष चंद्र शर्मा। आज आपको सभी लोग जानते भी हैं वैसे, लेकिन मैं बताए देता हूं कि आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो अभी अभी नवीन नियुक्तियां आई हैं उनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। और मैं आपको ये जानकारी क्यों देना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों को ये तो मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक की वैकेंसीज यानी कि नियुक्तियां आ गई हैं, लेकिन आप उनके बारे में गहराई से यानी कि डिटेल्स में जानकारी नहीं रखते हैं। तो ये मेरे लिए आवश्यक हो गया था कि मैं इस पर एक वीडियो अपलोड अवश्य ही करूं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं इसमें पहले आपको बता देता हूं कि जो ये टोटल वैकेंसीज हैं हमारी, इनके बारे में बता देता हूं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो ये टोटल वैकेंसीज आई हैं ये कितनी आई हैं। तो देखिए, ये आई हैं 9534। ये कितनी वैकेंसीज हैं हमारी? टोटल 9534 वैकेंसीज हैं। ओके, ठीक है। अब जब हम यहां पर बात करते हैं कि हमने देखा यहां पर कि जो वैकेंसीज हैं, हम समझ गए कि 9534 हैं। अब इसके बाद जब हम यहां से आगे बढ़ते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए, आधे स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, जो भी प्रतियोगी इस परीक्षा में बैठेंगे और आगे फिजिकल में जाएंगे तो उन्हें ये नहीं पता है कि किस वर्ग की कितनी लंबाई होनी चाहिए, किस वर्ग के लिए कितनी रनिंग रखी गई है, उसमें महिला वर्ग के लिए कितनी रखी गई है, पुरुष वर्ग के लिए कितनी रखी गई है। तो आज आप सब कुछ देखने वाले हैं डिटेल्स में। तो चलिए अब हम फिर से बताते हैं। तो हमने कहा कि जो वैकेंसीज हैं, जो नियुक्तियां हैं, वो कुल कितनी है? 9534 हैं। तो नंबर 2 यहां पर निकल करके बात आती है कि हमें ये देखना है कि ये जो वैकेंसीज आई हैं इसमें जो हमारे फीस है, सबसे पहली बात है कि हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी भी साइबर कैफे पर जाते हैं और वहां जाकर के सबसे पहले अपना फॉर्म फिल इन कराने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो उसमें फीस है वो कितनी रखी गई है, दोनों के लिए अलग अलग। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि चाहे उसमें पुरुष हो और चाहे उसमें महिला हो, ठीक है, इन दोनों ही वर्ग के लिए जो शुल्क है वो बराबर रखा गया है। यानी कि जो शुल्क रखा गया है वो कितना रखा गया है? 400 रुपए रखा गया है। यानी कि इस फॉर्म को आपको फिल इन करना है तो उसके लिए जो गवर्नमेंट फी रखी है वो कितनी है? 400 रुपए रखी गई है। अब यहां से आगे आती है कि क्या ये 400 रुपए जो फीस है वो ऑल कैटेगरीज के लिए? हाँ, चाहे वो आपकी जनरल हो, चाहे वो आपकी ओबीसी हो, चाहे वो आपकी एससी हो, एसटी हो, सबके लिए जो फीस है वो समान रखी गई है। ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये क्लियर हो गया कि जो हमारी फीस है वो बिल्कुल दोनों सभी कैटेगरीज के लिए समान रखी गई है। अब हम नंबर 3 पॉइंट पर आते हैं, और जो हमारा नंबर 3 पॉइंट है ये बिल्कुल आवश्यक है कि हमें पता होना चाहिए कि जो उसमें हमारी जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो हमारी महिला कैंडिडेट हैं, उनके लिए जो लंबाई है, महिला कैंडिडेट के लिए जो लंबाई रखी गई है वो कितनी रखी गई है। और इस लंबाई में भी सरकार ने एक दांव खेला है, और वो दांव ये खेला है कि जो इसमें जनरल हैं, ओबीसी हैं और जो एससी हैं, इनके लिए, यानी कि मैं फिर से बता देता हूं कि जो हमारे जनरल यानी कि सामान्य वर्ग हैं, जो हमारे ओबीसी यानी कि अदर बैक कास्ट हैं, और जो हमारे एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इन्होंने समान एक लंबाई रखी है। और वो जो लंबाई इन्होंने रखी है वो रखी है सभी के लिए। महिला जो हमारी यहां पर हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर कितनी रखी है? 152 सेंटीमीटर जो है वो लंबाई रखी है। लेकिन मैंने कहा कि दांव खेला है सरकार ने, एक अलग से यहां पर कैटेगरी को बाहर किया है, और वो कौन सी कैटेगरी है? एसटी, ठीक है ना। और जो एसटी की बात करें तो उसके लिए उन्होंने लंबाई में छूट दी है और उन्हें 152 की जगह 147 सेंटीमीटर पर अहम माना है। ठीक है। तो आप महिलाओं के लिए लंबाई समझ गए होंगे। जो सामान्य वर्ग है, जनरल है, उसके लिए भी 152, ओबीसी के लिए भी 152 और एससी के लिए भी कितनी है? 152 सेंटीमीटर। जबकि एसटी के लिए इन्होंने कितना रखा है? 147 सेंटीमीटर रखा है। अब इसके बाद हम किधर चलेंगे? जब हम नंबर 4 पॉइंट लेंगे, तीसरे का हमने पहला महिला को ले लिया, तो तीसरे का जब हम दूसरा देखें तो हम पुरुष वर्ग की बात करेंगे कि भाई जो पुरुष वर्ग है फिर उसमें क्या रखा है?
पुरुष वर्ग के लिए जो क्राइटेरिया है लंबाई का वो क्या रखा है। तो देखिए उन्होंने बिल्कुल इसी तरीके से कि भाई जो जनरल है हमारा या हमारा ओबीसी है हमारा और हमारा जो एससी वर्ग है, इनके लिए इन्होंने जो लंबाई का जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल एक जैसा रखा है। और वो क्या रखा है, अब हमें ये यहां से देखना है। तो सभी के लिए, इन तीनों के लिए जो रखा है वो 168 सेंटीमीटर रखा है। कितना रखा है? 168 सेंटीमीटर रखा है। लेकिन एसटी वर्ग को इसमें भी उन्होंने अलग रख दिया और जो एसटी वर्ग के लिए उन्होंने लंबाई का क्राइटेरिया रखा है वो 160 सेंटीमीटर रखा है। कितना रखा है डियर स्टूडेंट? 160 सेंटीमीटर रखा है। तो मैं समझता हूं कि आप नंबर 3 पॉइंट को, पहला हमने कहा वैकेंसीज कितनी है, फिर हमने कहा पुरुष और महिला के लिए जो शुल्क रखी है वो कितनी रखी है, और फिर हमने कहा महिलाओं के लिए जो क्राइटेरिया है लंबाई का वो जनरल ओबीसी एससी के लिए कितना है 152, एसटी के लिए कितना 147। इसी प्रकार से पुरुष की बात करें तो जनरल ओबीसी एसटी के लिए कितना रखा है, और उसके बाद हम एसटी की बात करें तो उसके लिए उन्होंने कितना रखा है। तो आप इसको समझ लो। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर निकल करके आती है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे प्रतियोगी भाई बहन होते हैं वो रनिंग जो दौड़ होता है उसमें अक्सर फेल हो जाते हैं। तो यहां पर जो उन्होंने दौड़ का क्राइटेरिया रखा है वो भी महिलाओं के लिए बिल्कुल आधा रखा है। महिला दौड़, अगर मैं महिला दौड़ की बात करता हूं तो महिला दौड़ को उन्होंने कितना रखा है? महिला दौड़ रखा है उन्होंने 2.4 किलोमीटर। कितना रखा है? 2.4 किलोमीटर, यानी कि 2400 मीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर में केवल 100 मीटर कम रखा है। और जानते हैं इसका जो क्वालिफाइंग उन्होंने टाइम रखा है वो कितना रखा है? क्वालिफाइंग टाइम है कि इसको हमें कितने मिनट्स में क्लियर करना होगा? 16 मिनट्स में हमें इसको क्लियर करना होगा, अदरवाइज आप फिजिकल से ही बाहर हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जो उन्होंने पुरुष की दौड़ रखी है उसके लिए उन्होंने क्या बोला है। पुरुष की दौड़ की हम बात कर रहे हैं। पुरुष की जो दौड़ है उसमें उन्होंने क्या रखा है, इसे हमें देखना है। अब जो उन्होंने पुरुष की दौड़ रखी है, देखिए यहां पर मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, लेकिन ठीक है, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनको तो छूट मिलनी भी चाहिए। भाई जो पुरुष है वो तो और भी कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा कैलिबर ले सकता है, लेकिन उनको तो बेचारियों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, उन पर तो ज्यादा बर्डन ऑलरेडी होता है। भाई नारी शक्ति है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पुरुष दौड़ की, अगर हम बात करते हैं तो उन्हें जो यहाँ पर दौड़ रखी गई वो कितनी रखी गई है? 4.8, यानी कि 4800 मीटर, यानी 4 किलोमीटर 800 मीटर, यानी 5 किलोमीटर में मात्र 200 मीटर कम रखी गई है। और पता है वो कितने में रखी गई है? वो रखी गई है 28 मिनट। तो डोंट फॉरगेट 28 मिनट, ठीक है ना। दौड़ना शुरू कर दें, अच्छे से दौड़ना शुरू कर दें। आप जानते हैं 1 अप्रैल से फॉर्म फिल इन हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नहीं भरा है, और अगर भर भी दिया है तो उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, मैं आज यही जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर दौड़ को अच्छे से समझ गए हैं। अब यहाँ से आगे आता है कि भाई ये एज क्या है, जो आयु है, क्या आयु 40 साल वाला इसमें अप्लाई कर सकता है? क्या इसमें एक 16 साल वाला अप्लाई कर सकता है? क्योंकि आपको पता है कि 16 साल वाला एक एयरमैन के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन यूपीएसआई के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक के लिए नहीं, क्योंकि जो इसमें मिनिमम एज रखी गई है, आयु की जो बाध्यता रखी गई है वो 21 साल मिनिमम रखी गई है। कितनी है? 21 साल मिनिमम। और इसमें क्या रखा गया है? यहां पर जो रखा गया है 28 इयर्स, ये मैक्सिमम है। यानी कि हम आपको बता दें कि 21 साल से 28 साल तक का कोई भी प्रतियोगी महिला या पुरुष वर्ग से इसमें अप्लाई कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, जो शैक्षिक अर्हता है, देखिए मैं यहां शिक्षा लिख रहा हूं, इसे बोलना चाहिए हमको एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैक्षिक अर्हता, लेकिन मैं शिक्षा लिख रहा हूं आप लोगों की वजह से। शिक्षा की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। यदि आप स्नातक नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो अभी तक तो आप लोग समझे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में जो नवीन नियुक्तियां हैं उनसे संबंधित जो जानकारी है मैंने आपको डिटेल
यहाँ पर दी। अब इसके बाद जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम बात करेंगे, बहुत छोटी सी बात करेंगे कि इसका जो एग्जाम क्राइटेरिया है वो क्या होने वाला है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम क्राइटेरिया की। अब एग्जाम क्राइटेरिया की जब हम बात करें, जो हम यहाँ पर सिलेबस देखेंगे, जो हमारा पैटर्न होगा एग्जाम का वो क्या होगा हमें पता होना चाहिए। तो एग्जाम बड़ा इजी तो होगा, लेकिन उन लोगों के लिए होगा कि जो पढ़ाई करेंगे अच्छे से, जो अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सबसे पहला जो इसमें विषय होगा हिंदी। मैं आपको बता दूं कि 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस विषय में पिछली परीक्षा में फेल हुए थे, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जबकि हमारी राजभाषा है हिंदी। तो अगर हम हिंदी की बात करें, दूसरा विषय हम यहाँ पर गणित लेकर के आ जाते हैं, और तीसरा विषय यहाँ पर तर्क शक्ति, जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनिंग बोलते हैं। रीजनिंग मैं यहाँ पर लिख देता हूं, गणित मैथ सभी लोग जानते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सामान्य अध्ययन। किसकी बात करेंगे? सामान्य अध्ययन की बात करेंगे। और सामान्य अध्ययन में आप सभी लोगों को पता है कि इतिहास भी मिलेगा, भूगोल भी मिलेगा, आपको सब कुछ इस पे मिलने वाला है। तो इस पर भी आपको खासा फोकस करना पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पर बताए देना चाहता हूं कि अब यहाँ पर जो ये हमारे विषय हैं, इनमें ये देखना है कि प्रत्येक विषय के लिए जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, क्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो हिंदी के कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं? 40। गणित के कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं? 40। तर्क शक्ति के 40। और इसके भी हमें सामान्य अध्ययन के कितने क्वेश्चंस मिलने वाले हैं? वो भी हमें 40 ही मिलने वाले हैं। और सामान्य अध्ययन में ये मत भूल जाइए कि मूल विधि और संविधान भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। मूल विधि और संविधान भी आपको मिलेगा। तो देखिए, अब जब हमने देखा तो क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं हमारे, टोटल जो है वो 160 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 160 हो जाते हैं। अब यहीं से ही पर क्वेश्चन यानी कि मार्क्स, अब हम बात कर रहे हैं मार्क्स पर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मार्क्स पर क्वेश्चन की बात करें तो सभी के लिए जो क्वेश्चन के लिए मार्क होगा वो कितना होगा? 2.5 नंबर होगा। कितना होगा? 2.5 नंबर होगा। याद रखिएगा, पर क्वेश्चन कितना होगा? 2.5। ठीक है ना। और जब हम 2.5 की यहाँ पर बात करेंगे तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे कि 2.5 नंबर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जब 2.5 नंबर का एक होगा तो हम देख पा रहे हैं 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, यानी कि टोटल जो मार्क्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स 400। ठीक है ना। लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो अत्यंत अनिवार्य है आपको समझनी, कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, पर सब्जेक्ट क्वालिफाइंग। ठीक है ना। अब जो पर सब्जेक्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, वो आपके हैं 35%। कितने परसेंट हैं? 35%। मत भूलिएगा कि प्रत्येक विषय में आपको 35% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। यदि आप नहीं लाते हैं, आप फेल घोषित कर दिए जाएंगे, आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप मैथ में या तर्क शक्ति में या हिंदी में से किसी विषय के अंदर तो पूरे 100 के 100 नंबर ला रहे हैं और किसी में आप 15 ला रहे हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये बात आप देख लीजिएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं पर सब्जेक्ट क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि फिर ओवरऑल कितने मार्क्स चाहिए। ओवरऑल जो मार्क्स चाहिए ना हमको, ओवरऑल मार्क्स की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? ओवरऑल मार्क्स की बात करते हैं। तो हमें टोटल मार्क्स के 50% मार्क्स चाहिए। यानी कि आपको पता है कि 400 नंबर का हमारा जो एग्जाम है, तो उसमें से हमें कितने मार्क्स चाहिए? 200 मार्क्स चाहिए। अब जब हम इससे आगे की बात करें तो खुशी की बात एक और भी है। एक बात यह है कि नो नेगेटिव मार्किंग, इसके अंदर जो मार्किंग है वो नेगेटिव नहीं है। तो आप इसको समझ गए हैं अच्छे से। मैंने अभी आपको बताया कि कितनी वैकेंसीज हैं, हमने बताया कि पुरुष और महिला के लिए शुल्क कितनी है, हमने बताया कि महिला वर्ग में लंबाई जनरल ओबीसी एससी की कितनी है, फिर हमने बताया एसटी के लिए कितनी है, पुरुष में लंबाई जनरल ओबीसी एसटी कितनी है और एसटी के लिए कितनी है। फिर हमने बताया महिला की दौड़ कितनी और कितने मिनट में, पुरुष की दौड़ कितनी और कितने मिनट में, आयु हमने बताया कितनी, और शिक्षा भी हमने बताई। हिंदी के, गणित के,
तर्क शक्ति सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, और उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में, फिर से बोल रहा हूं, और उसके बाद ओवरऑल मार्क्स हमें कितने चाहिए क्वालिफाई करने के बाद 50%, और सबसे बड़ी बात कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और प्रिय पार्टिसिपेंट्स, जो भी तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक हेतु, और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है और उनको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी है, तो इस पर लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। और सुभाष शर्मा फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक गुड बाय।